आपको ये मेथड आप यूज़ कर रहे हो, मतलब आपको साइकिल भी पता चल गई जैसे हमने बताई। 93% जो ट्रेडर्स है वो नुकसान कर रहे हैं। अदानी पोर्ट्स में एक साइकिल है, रिलायंस की बताता हूँ साइकिल। राकेश जी की बात करें, राधा कृष्ण जी की बात करें, ये घूम फिर के ऐसा क्यों होता है? ये सब ट्रेडर से इन्वेस्टर क्यों बन जाते हैं? यार जो अमीर है अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है। मैं लाइव यूट्यूब पे जब सिखाता हूँ तो वहाँ पे हमने एक सेक्टर आइडेंटिफाई किया इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो जिसमें कि मल्टी बैगर स्टॉक्स निकलने के चांसेस हैं। वहाँ पे हमको एक स्टॉक पकड़ में आया, मार्केट क्रैश हो गया और कोई जाके पूछता है कि भाई ऐसे समय पे मैं कहाँ पे पैसा लगाऊं। सो हेलो दोस्तों, इस बार वापस हम आए हैं अभिषेकर पॉड्स में एक धमाकेदार पॉडकास्ट के साथ। इस बार आपके वन ऑफ द फेवरेट गेस्ट है रुचिर जी। कैसे हैं रुचिर जी आप? बहुत बढ़िया। पार्ट 2 की इतनी ज़्यादा डिमांड हुई, अगर आप जाके प्रीवियस वीडियो भी देखते हैं, आप कमेंट्स तो बहुत सारे हैं, अगर आप देखेंगे स्क्रॉल करेंगे तो पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं, आपसे अनुरोध करूं। एंड थैंक यू सो मच कि आपने एक्सेप्ट बहुत किया। बहुत धन्यवाद अभिषेक। पिछली बार जितनी वैल्यू मैंने दी थी पॉडकास्ट में, मैं चाहता हूँ उसकी 100 गुना वैल्यू और दूँ आज। बहुत बढ़िया। और दिल से पूरा मेरा मतलब सोच करके आया हूँ कि ऐसा कुछ करके जाना है कि लोग कहें वाकई में पिछले वाले में लोगों ने कहा था कि इसमें ऐसी वैल्यू मिली जो अब तक नहीं मिली, इस बार और भी उससे 100 गुना उससे ज़्यादा। 100 गुना वाह। ज़्यादा। तो इसे बिल्कुल एंड तक देखिएगा। अच्छा, और पिछले बार रुचि जी हमने बात करी थी कि हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे, हमने करी नहीं थी। तो प्राइस एक्शन हम टूवर्ड्स एंड लेते हैं, सीरियस लर्नर्स के लिए रखते हैं, बीच में लाएंगे। मेरा ना पहला एक सवाल है, मैं जस्ट ऐसे ही आते वक्त यहाँ पे विद द फ्लाइट मैंने डाउनलोड करा हुआ था सोनी लिव, और मैं वापस एक पॉपुलर जो सीरीज़ आई थी हर्षद मेहता की, तो वो देख रहा था। अब उसमें ना एक डायलॉग था, अगर आप लोगों को याद होगा, जिसमें हर्षद मेहता ये कहते हैं कि भैया शेयर मार्केट इतना बड़ा सागर है जिसमें सबकी प्यास मिटाने तक की कैपेसिटी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज के टाइम पे इज दिस रेलेवेंट? क्या ये जो स्टेटमेंट हर्षद मेहता ने दी थी वो रेलेवेंट है? आपके क्या ओपिनियन है ये जो इन्होंने पूरी चीज़ कही है? बिल्कुल रेलेवेंट है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए, उन्होंने जो बोली, उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बोली थी कि कोई इंट्राडे करके पैसा बर्बाद करेगा। तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं और वो इन जनरल इंट्राडे में या ऑप्शन में फंस रहे हैं, उनको आप अगर हटा दो, जो इक्विटी में कर रहा है। अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जब मैंने मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो ब्रोकर भैया क्या एक पर्सन का एग्जांपल आया था। वो अंकल ने 94 में कभी HDFC बैंक का IPO आया होगा, तो उन 10 रुपये का मिला था। आज जैसे IPO मिलते हैं ओवर वैल्यूड होकर के, वैसे नहीं मिले थे। तो 10 रुपये का उनका स्टॉक पता नहीं कितने का हो चुका था और वो लाखों रुपए बन चुके थे, 10-20 हज़ार कुछ उन्होंने लगाए थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी IPO आते हैं, थोड़े से ओवर वैल्यूड हो सकते हैं, लेकिन अगर वो अंडर वैल्यूड हैं या सही प्राइस पे मिल रहा है और ग्रोथ कंपनी के मिल रहे हैं, तो वहाँ से पैसा मिल सकता है, बन सकता है। ये केवल IPO की बात नहीं है, अभी भी ऐसी कंपनीज, और मैं तरीका अभी यहीं पर इसी पॉडकास्ट में बता के जाता हूँ। अभी हम लोग, मैं लाइव यूट्यूब पे जब सिखाता हूँ तो वहाँ पे हमने एक सेक्टर आइडेंटिफाई किया इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो जिसमें कि मल्टी बैगर स्टॉक्स निकलने के चांसेस हैं। वहाँ पे हमको एक स्टॉक पकड़ में आया, PNC इंफ्राटेक। इंफ्राटेक। अब देखिए एक मजे की बात, हमारे रिटेल ट्रेडर जो IPO में लगाते हैं पैसे, उनका कोटा होता है 10% शायद रहता है, ठीक है। उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट जो रिटेलर्स का है वो केवल 6% है। मतलब कि रिटेलर ने उसको करा तो होगा इन्वेस्ट, ठीक है, पैसा भी लगाया होगा, वो IPO लिस्ट भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद केवल रिटेलर्स के पास केवल 6% है। इसका मतलब बाकी किसके पास गया? या तो प्रमोटर, या तो FII, या तो DIA, या तो म्यूचुअल फंड, किसी के पास गया। मतलब कि उनको उसका महत्व पता है, रिटेलर को नहीं पता है। ऐसे ही एक GM इंफ्रा करके स्टॉक है, उसमें पता है रिटेलर का कितना इन्वेस्टमेंट है? केवल 3%। तो मतलब 3%, मतलब 7% म्यूचुअल फंड, FII, DII या प्रमोटर के पास जा चुका है। मतलब कि जो अच्छी कंपनी भागने वाली है उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। आप फंसे हुए हो इस चक्कर में कि कोई और स्टॉक जो भाग रहा है उसमें शायद वो उसका डेट इक्विटी ज़्यादा हो या वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो। तो जो अंडर वैल्यूड है और जिसको चलना है, हमें सबको पता है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाली है। अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ फिर से। NCC का जो स्टॉक है, हर 5 साल में अगर आप देखोगे, 2024 तो ये चल रहा है, अभी भी 100% के ऊपर भाग चुका है 24 में। 2019 में आप देखोगे 55% भागा है, ठीक है। ऐसे ही लमसम 2014 में 100% से ऊपर भागा है। 2009 में, 2004 में, सब में आप देखो जाकर के मल्टीपल टाइम्स हुआ है। मतलब गवर्नमेंट आती है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ पॉलिसीज लाती है, उसमें वो स्टॉक भागता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है। और अगर आप देखोगे हमारी सरकार का चयन कब होता है, 4 में होगा, 9 में होगा, ऐसे कर करके जो इलेक्शंस आते हैं, तो मतलब उसका सीधा कोरिलेशन। अब मैंने पकड़े कैसे थे ये स्टॉक? मैंने NCC को ही देखा कि NCC भागने वाला है, NCC को देखा, NCC के कॉम्पिटिटर्स को देखा, NCC के कॉम्पिटिटर्स में मैंने देखा P रेशियो किसका कम है, तो ऐसे मैंने इनको स्टॉकों को पकड़ा। अब इनका भी मैंने टाइम निकाल लिया कि मैं साइकिल से साइकिल का बॉटम एनालिसिस करता हूँ, उससे मैंने निकाल लिया कि एक दोनों में से जो स्टॉक मैंने बताया, एक का अक्टूबर के एंड में बॉटम कहीं बन सकता है, एक का जनवरी में कहीं बन सकता है। वहाँ पे उनका P रेशियो और कम में मिलेगा और वहाँ से भागने के बहुत चांसेस हैं। ओके,
ओके ओके वाओ। तो इस हिसाब से आपने एनालिसिस करी। अब ना जब रुचिर भाई आप ये सारे स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे कि कुछ बिल्कुल जाते हैं, तो मेरे दिमाग में दो इंटरेस्टिंग स्टॉक है, एक एक करके मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आप साइकिल की थ्योरीज पे काफ़ी बिलीव करते हो, आपने फर्स्ट पार्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, आपने टेक्निकल बताया, आपने रिस्क को मैनेज करने की बात बताई, हेजिंग पे हमने हल्का फुल्का टच किया था, ज़्यादा नहीं टच किया था। मुझे एक चीज़ बताइए, ये एक स्टॉक है अडानी, अडानी के स्टॉक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है। इस स्टॉक के बारे में आपकी एनालिसिस क्या कहती है? क्या आपने कोई रिसर्च करी थी, कोई एनालिसिस करी थी, कोई ऑब्जर्वेशन था? तो प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। गौतम अदानी जी की मतलब एक सबसे पहले कंपनी आई थी अदानी एंटरप्राइजेज या एंटरटेनमेंट के नाम से, उसके उसके नाम थोड़े से बदले थे। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद में उसके कितनी कंपनीज हो चुकी हैं आज की तारीख में हम सब जानते हैं। बिल्कुल। उसकी कुछ साइकिल्स हैं, अगर आप अलाउ करें थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा नहीं, मोबाइल नहीं, में बिल्कुल, नोट्स, बिल्कुल। देखिए, ठीक है। हमारा उद्देश्य है लोगों को सिखाना, तो बॉस आप अगर कुछ नोट्स आपने बनाए, तो बिल्कुल तो आप मैं बताता हूँ, बताइए। ऐसी बहुत सारी जी, साइकिल्स हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं, अदानी पोर्ट्स में एक साइकिल है, ठीक है। लमसम जुलाई 22 के आसपास स्टार्ट होती है, और उसमें बड़े आराम से आप देखोगे तो लमसम 10% वो भागता हुआ दिखेगा। 10 में से 8 बार आपको कम से कम, ओह! 10 में अडानी से एंटरप्राइज़ में, एंटरप्राइज नहीं, पोर्ट्स, पोर्ट्स में, अदानी पोर्ट्स, ठीक है, ठीक अदानी है। पोर्ट्स 10 में से 8 बार आपको इन जनरल 10% के आसपास भागता हुआ दिखेगा, अगर आप पिछले 10 इवेंट्स को एनालाइज करोगे। ओके, लमसम 22 ओके। ऑफ ये जुलाई तो से मैं तो करना है। देखने वाला हूँ, गाइस आपको भी जाके देखना है और कमेंट्स में आपको बताना है कि आपने क्या-क्या ऑब्ज़र्व किया। जी, सर। लमसम 22 ऑफ ठीक जुलाई है, से आप अगस्त के एंड तक देख लेना, ठीक ठीक है, है। ठीक उसके है। बाद में देखते हैं, अगर मैं बोलूँ तो अदानी की एक आध साइकिल्स और हैं, जस्ट वेट। हुँ, हुँ। एंड अदानी एंटरप्राइजेस जो मेन स्टॉक है, ठीक है। उसकी साइकिल है लमसम 5 फरवरी से और मार्च तक जाती है ये। और इसमें थोड़ा सा रिटर्न कम है, क्योंकि अब ये बड़ा स्टॉक बन चुका है, तो मूवमेंट उतनी नहीं होती। 80% चांसेस हैं कि 6% का रिटर्न दे दे ये, फरवरी के 5 से लेके मार्च के अंदर अंदर। वॉव! और ओके। उसके बाद में 70% चांसेस है कि 11% दे दे, मतलब लमसम डबल हो रहा है रिटर्न। थोड़ा सा और ये एक्यूरेसी घट, प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, 70%, 70% 80%। ज़्यादा है, लेकिन हर बंदा नहीं कर पाएगा। मतलब एक बिगनर जो है उसको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। बिगनर के लिए हमेशा क्या होता है, वो बेचारा 30%, 40%, 50% वाली प्रोबेबिलिटी पे काम नहीं कर रहा। उसे जितना ज़्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, उसके प्रॉफिट में निकलने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। गॉट इट। इसलिए मैं कहूँगा 70% को आप मत देखो, इग्नोर करो। ठीक है। अदानी की एंटरप्राइजेस की साइकिल है 25 ऑफ जुलाई से लेकर के लमसम अगस्त तक। अगस्त में भी लमसम 20 अगस्त तक, और उसमें मिल सकता है लमसम 10.8%, 80% ऑफ द टाइम्स, मतलब 10 में से 8 बार ऐसा हुआ है। वाओ! अच्छा, और इसी में मैं ऐड करूँगा अडानी, तो अब ग्रुप बताइए, अब जब अडानी की बात हो रही है और हम अंबानी की नहीं करें तो वो भी थोड़ा-सा वो होगा। तो रिलायंस आपने लास्ट टाइम भी बोला था और लोगों को हाँ। बहुत पसंद आया था वो जो हम्म, एनालिसिस है। हम्म। तो विथ अडानी अगर आप अंबानी या रिलायंस का भी बता सकें, दैट वुड बी एक सेकंड मैं रियली ग्रेट। बताता हूँ। ठीक है। देखिए, मैंने रिलायंस का एक तो ये बताया हुआ था शायद कि 97, 2007, 2017 करेक्ट। में वो भागा है, और बिल्कुल, 89% कम से कम भागा है। बिल्कुल। तो उसके बेसिस पे 27 में भाग सकता है, ये समझ में आया था। लेकिन ये हो गई 10 साल की साइकिल, अरे कौन करेगा इसमें, ठीक एग्ज़ैक्टली। है। लेकिन आप जाके रिसर्च करो, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखो, ये जितनी भी साइकिल बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तो जाके रिसर्च ज़रूर करो। क्योंकि मेरे को ये भी याद है, कल पिछली बार मैंने शायद मारुति बताया था, अभी मारुति सितंबर में चला नहीं, तो जी। लोगों को बड़ा खराब लगा। मैंने कहा देखो, रिसर्च करो जा करके। आप रिसर्च ना करो और सीधे जा करके उसमें इन्वेस्ट करने की सोचो कि पैसे बन तभी जाए। आपने शायद अभी ऐड करा था कि बिगिनर को थोड़ा देखना चाहिए हाँ, ये बिगिनर सारी को चीज़ें। तो देखो, मैंने एक मेथड बता दिया जो आपको सही डायरेक्शन में ले जा सकता है। जी। आप पूरी मार्केट में सब चीज़ों से परेशान हो, टेक्निकल वगैरह से परेशान हो कि भाई लेट बताते हैं, मूविंग एवरेज में आप फंस जाते हो एंट्री करने के बाद। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये सब पे देखना ही नहीं है आपको, कई महीनों पहले से चीज़ें पता चल रही, डायरेक्शन आपको पहले से पता है। आप एफआईआई को नहीं देख रहे हो डायरेक्शन के लिए, आप खुद से निकाल रहे हो। आप सोचो ना कि आपको अदानी में पहले से पता चल गया कि 22 जुलाई के आसपास से साइकिल है, करेक्ट। कौन सा इंडिकेटर देखना है? कोई इंडिकेटर ही नहीं देखना है। गॉट इट। एंट्री करने के लिए इंटरेस्टिंग। कर सकते हैं, आपकी एक ट्रेंड लाइन ऊपर से बना दी, प्राइस गिर रहा है तो ट्रेंड लाइन बना दी, क्रॉस करेगा तो हम एंटर कर लेंगे, बस इतना कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मेक सेंस। तो मैं अदानी रिलायंस की बताता हूँ साइकिल। एक चीज़ और बता देता हूँ, अब रिलायंस की तो बताता हूँ, उससे पहले एक खतरनाक साइकिल और मिल गई है अदानी पे ही, अदानी पावर की। वो ज़्यादा खतरनाक है। वो क्या है, 80% चांसेस है 15% मिलने के। कब? कब? ये 13 फरवरी के आसपास से लेकर के मार्च मिड के आसपास तक, मार्च तक ही मान लो आप, मार्च मिड तक। मतलब और मोटा-मोटी 1.5 महीना, 1 डेढ़ महीना। हाँ, मतलब 1.5 महीना क्या, एक ही 1 महीना, महीना ही एक ही हो रहा महीना है हो गया। टेक्निकली, एक हाँ, महीने मार्च में आप बोलो। 15% क्या अच्छा नहीं है? ये अडानी पावर बता रहे हैं आप? ये अदानी पावर बता रहा हूँ। अब एक इंट्राडे ट्रेडर क्या कर रहा है, हर दिन आधा 1% मानने की कोशिश कर रहा है, और 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं। अगर आप 22 ट्रेडिंग डेज आप मान मैं लो। इधर इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिए, मैं क्योंकि ऑडियंस के बिहाफ पे सवाल हम्म, पूछता हूँ सारे।
क्या मैं इससे ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, जैसे आपने अडानी और अंबानी की हम बात करें, वी कैन टॉक एंडलेस। मैं एक और वैसे ग्रुप पूछूंगा, वो भी बहुत फेमस है, काफी बड़ा ग्रुप है, चैरिटी बहुत करते हैं, मैं आऊंगा उस पर। बट मेरे को ये पूछना है कि जैसे हम इधर निकाल रहे हैं, जैसे आपने अडानी पावर का बताया, फरवरी 13 से लेके मार्च का एक साइकिल रहता है, वैसे ही आपने अडानी एंटरप्राइज का बताया, वैसे ही आपने बताया कुछ पोर्ट्स का बताया, पहले पोर्ट्स बताया, एंटरप्राइज थोड़ा बड़ा हो गया तो आपने 6.5% वो बताया। क्या मैं इससे ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि अगर हम थॉरो रिसर्च और एनालिसिस इस बेसिस पे करें और स्टॉक्स को ऑब्जर्व करें, तो हमको इंट्राडे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर हम कुछ ना कुछ मंथ्स का अगर इस तरह से हम निकाल सके तो हमारे पास तो बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो आपने बात बोली ना शुरू में, एक ऐसा कुआं जो सबकी प्यास बुझा सकता है, वाकई में एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो कि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है आज की तारीख में, 100 रुपए का एग्जांपल, वो 100 रुपए का स्टॉक कंपनी प्रॉफिट बनाती जा रही है, वो जिसने आज खरीद लिया और रोक करके रखा हुआ है, मान लो 1 साल तक या 2 साल तक या 5 साल तक, और वो कंपनी प्रॉफिट बनाती जा रही है, वो 1000 रुपए का हो गया, तो 900 रुपए का प्रॉफिट है, वो किसी का नुकसान तो नहीं है, क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट बनाया और जितने शेयर होल्डर्स थे उनको रिवॉर्ड किया। तो मतलब कि उस कंपनी के शेयर्स जिसने खरीद लिए होते उसको 900 रुपए का तो वो प्रॉफिट होता, और जिसने 1000 रुपए पे खरीदा उसको क्या नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके बाद में फिर वो और बढ़ने वाली, आगे और प्रॉफिट बनाने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि वाकई में वो एंडलेस, मतलब जो कुएं की बात कर रही, कुआं नहीं, ये समुंदर है, ये दरिया है जिसमें कितना भी पैसा बन सकता है, हम सोचते नहीं है। अब एक एग्जांपल, क्या कंपनी का स्टॉक खरीदने से पहले कोई कंपनी हमसे पूछती है कि हम एम्प्लॉई है या बिजनेसमैन है या हम खुद कंपनी के शेयर होल्डर हैं? नहीं पूछता कोई। तो मतलब अगर मैं जॉब में हूं तो मैं स्टॉक्स को खरीद के उसका बेनिफिट, एक ओनरशिप का बेनिफिट पा सकता हूं। ये हमें समझ में नहीं आता, और हम क्या करते हैं, हम अपने वही माइंडसेट की हमें जल्दी से जल्दी पैसा कमाना, उसमें हम अपना नुकसान करते जा रहे हैं। वाह, बाय द वे मैं एक और स्टॉक आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप अपने नोट्स खुले रखिए इन केस उसका भी एनालिसिस हो। जब ये हर्षद मेहता की सीरीज चल रही थी तो वहाँ पर एक सीन होता है जहाँ पर वो कहते हैं मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, और कोई जाके पूछता है कि भाई ऐसे समय पे मैं कहाँ पे पैसा लगाऊं। तो सबको याद होगा, हर्षद मेहता कहते हैं कि भाई टाटा का कोई स्टॉक उठा लो। मतलब आज, मतलब क्या था, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए, एंड इवन अगर टाटा के अराउंड भी आपके पास कोई एनालिसिस है तो प्लीज वो भी शेयर कीजिए। वो भी करता हूँ, चलिए, ठीक है। अच्छी बात आपने बोली। पहले रिलायंस की आपने बोली थी, हाँ, अंबानी जी रह गए, अंबानी जी, सॉरी मुकेश अंबानी जी, बिल्कुल। उनकी अगर मैं बताऊं तो भाई उनकी बहुत ज़बरदस्त साइकिल है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। 10 मई से स्टार्ट होती है, ये लमसम जून जुलाई तक भी चली जाती है, जुलाई मान लो चला जाता है, तो वहाँ पे 90% चांसेस है 15% मिलने का। वाह वाह, मतलब मई से लेके जुलाई, मतलब लमसम 2 महीने, वहाँ पे 15% अगर मिल रहा है मेरे को, वो एक भी रिलायंस जैसे हैवी वेट पे हैवी आपको वेट मिल पे रहा है। 15%, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ जिस स्टॉक की मार्केट कैप है, वो 15% अप्रिशिएट करेगा, मतलब कि 3 लाख करोड़। जिसको डर लग रहा है वो कुछ हेजिंग करके भी अपनी लॉन्ग्स बना ले तो भी, मतलब वाह। मतलब ये अब सोचने वाली बात है, लोग इस तरीके से मतलब कोई सोच नहीं रहा है, बिकॉज सब वो जनरल सोच रहे हैं कि भाई मतलब मैंने एक मूविंग एवरेज लगा दिया, मैंने ये लगा दिया, मतलब सिर्फ वहीं तक रेस्ट्रिक्टेड हो जा रहा है सबका। देखिए, मूविंग एवरेज में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ना, अभी का भी लगा दिया, पीछे जाके देखना नहीं है कुछ। यहाँ पे तो रिसर्च करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी। आज मैंने अपने टीम के 2-4 लोगों को तैयार कर दिया, तो उन्होंने रिसर्च करके निकाल दी। ये साइकिल मैंने भी नहीं निकाली, मेरे टीम में जो सपोर्ट में उनसे निकलवाई। मैंने कहा कि इन स्टॉक्स की निकालो, मेरे को बताना है सबको कि मेहनत बहुत लगती है, मेहनत लगती है। लेकिन अब देखिए, मैंने अगर रिलायंस का बताया, एक बार आपने निकाल लिया है, जैसे रिलायंस आप बोल रहे हो 90% का है काइंड ऑफ, तो भाई आप अपना स्टॉप लॉस लगा के आप उस अगर पोजीशन को बनाते हो, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको बाकी हर दिन ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। अब मैं तो सबसे आपकी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर रिलायंस की आपको और साइकिल्स इस तरीके से निकल के आती हैं तो कमेंट में पोस्ट करो। और मैं तो ये भी कहूंगा कि रुचिर भाई को मैं थर्ड पार्ट के लिए भी लाऊंगा, अगर आप लोग ढेर सारे लाइक्स देते हैं, लेकिन कमेंट्स में ना आप कौन सा स्टॉक का साइकिल जानना चाहते हो ना, उन स्टॉक्स के आप नाम लिखो, आपका जो भी आपको स्टॉक होगा, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, जो भी है आप वो लिखो, ताकि उन्हीं में से अपन 4-5 स्टॉक्स रुचिर भाई अपन लेंगे फॉर द नेक्स्ट पार्ट, जब भी आपसे मेरी बात होती है बुलाने, और हम उसको भी कवर करेंगे। तो बिल्कुल 2 टास्क हैं गाइस, आप वो करो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, क्योंकि सेकंड पार्ट के लिए भी एटलीस्ट अपन को 15,000 लाइक चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो रिलायंस की एक और साइकिल है, 6 या 5 ऑफ जनवरी से लेकर फरवरी तक में, थोड़ा सा कभी कभी मार्च में भी चली जाती है। उसमें मिनिमम 8.7% मिलता है, 80% चांस है 8 में से 10 बार हमें दिखेगा। ठीक है। क्या मैं ऐसा कंक्लूड कर सकता हूँ कि हर स्टॉक की मल्टीपल साइकिल्स हो रही हैं? बिल्कुल। आप देखो, रिलायंस की तो दूसरी आ गई है, 2 साइकिल निकाल दी है। देखिए 2 हो गई, तो हो सकता है 5-6 हो। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने यही अभी थोड़ी देर पहले ऑडियंस से बोला कि सबसे की कमेंट में लिखो अगर आपको कोई और रिलायंस की साइकिल मिल रही है, तो अच्छी बात है ना कि रिलायंस की सारी साइकिलें यहीं कवर हो जाएंगी, कमेंट्स में ही मिल जाएंगे, कमेंट्स में ही मिल जाएंगी। वाह,
ये टिप्स विप्स की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, लेकिन एक सेकंड पहले आप टाटा का बताइए, फिर मेरे टिप्स से कुछ याद आया तो वो मैं पूछूंगा। अच्छा चलिए मैं टाटा का बताता हूँ, अब रुकिएगा। टाटा केमिकल, टाटा केमिकल कोई इतना बड़ा वो मतलब अपने टाटा ग्रुप का ही है पर स्टॉक। चल नहीं रही है, मैं जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तो काफ़ी समय से नहीं चल रही नहीं है। अब यही तो प्रॉब्लम है, चलने का जब टाइम है तब लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, ये अब आप बताइए। ठीक है, अब चलने का टाइम क्या है भाई, लमसम 14 अगस्त से लेकर के सितंबर में एक टाइम तक, लमसम 20 सितंबर तक वो 8% इन जनरल दिया है, दिया देता है। 10 में से 8 बार, 10 में से ओह, 8 बार। तो वो टाइम पे बाय करना है और हम जा रहे हैं किसी और टाइम पे देख रहे हैं, तो फिर कैसे मिलेगा? समझ गए। तो जब आपके साइकिल का समय आए आप तब एंटर करो, तब एंटर करो। रादर देन कि खत्म हाँ हो गया या हाँ पहले से चल रहा हाँ। है। ओह, अब एक एग्जांपल बताता हूँ, कई सारे लोग ऐसी साइकिल में कभी एंटर नहीं कर पाते हैं, उसका रीजन होता है वो कहते हैं अरे अभी इतने टाइम से तो चल नहीं रहा, अब क्या चलेगा, और जी। एक्चुअल में वो डेट है वहां से चलने की, और वो भाग जाता है, फिर वो कहते हैं अरे रिग्रेट, और फिर गलत टाइम पे बाय करते हैं, तो वो ऑलरेडी भागा हुआ होता है, वहां से उनको करेक्शन देता है, वो बाहर फिर हो जाते हैं। उन्हें नहीं देना है पैसा, कभी कभी स्टॉक डिसाइड कर लेता है हम इसको पैसा नहीं देंगे, होता है कभी कभी। तो वो पहले तो आपको बिलीव ऐसा बना देगा, फिर वो आप जहाँ पे एंटर करोगे वहां से आपको बाहर कर देगा, और फिर आप कहोगे यार मेथड बेकार है या कुछ, मतलब अब मैं तो फ्री में ये चीज़ बता रहा हूँ। अल्टीमेटली इतना कुछ हम कर सकते हैं इस चीज़ से, मतलब अब क्या ही बोले। वाह, तो दिस इज अमेजिंग। तो हम किस प्रकार से साइकिल्स निकाल सकते हैं और साइकिल्स के बेसिस पे किस प्रकार से हम लोग उस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। आपके पास और भी कोई है? टाटा केमिकल की एक साइकिल और है, ठीक है। 26 मार्च से लेकर के लमसम 17 अप्रैल तक, मतलब लमसम एक महीने से भी थोड़ा सा टाइम है, ठीक 20 है। दिन का टाइम है। ठीक है। इस 20 दिन में ये 8.8% चलता है, 10 में से 8 बार चला है ऐसा। वाओ, वाओ। तो ये अपने आप में मतलब, अब टाटा केमिकल की बात हो गई, अब मैं देखता हूँ टीसीएस का भी शायद मेरी टीम ने भेजा था कहीं पे। ओके। टाटा पावर का बता देता हूँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टॉक है, पावर के स्टॉक सब चल रहे हैं, सबकी नज़र है उन पे। तो ठीक है। टाटा पावर के बारे में बताता हूँ, इसमें 25 जून से जुलाई तक एक साइकिल है, उसमें लमसम ये 5.5, थोड़ा छोटा परसेंटेज है चला है, 8 out of 10 टाइम्स चला है। इसी में थोड़ा सा बड़ा टारगेट अगर मेरे को चाहिए तो 8-8.5% मिल सकता है, लेकिन 7 टाइम्स चला है 8 में से 10 में से, वाओ, मतलब 70% वाओ, चांसेस है। वाओ। मगर थोड़ा सा टारगेट बढ़ गया, आप देखो 5.5 से 8.5 हो गया, ठीक है। बस एक सेक्रीफाइस करना पड़ा और बढ़ गया। अमेजिंग, अमेजिंग। तो इस प्रकार से गाइज अपन काफ़ी सारे साइकिल्स निकालने के साथ साथ हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा स्टॉक किस समय पे जाएगा। और भी आई थिंक सो आपके पास टाटा कुछ मोटर बड़ा खतरनाक स्टॉक है, हाँ, टाटा ये ग्रुप बताइए, का। इस पे काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट रहता है, टाटा मोटर्स। 5 जनवरी से साइकिल स्टार्ट होती है, और ये साइकिल आपको दे सकती है 8.9%, 10 में से 9 टाइम्स चली है ये। और डेट कौन सी बताई आपने? 5 जनवरी से, वाओ। एक महीना अगले देख लो, आपको पता चल जाएगा। भाई साहब, अगले न्यू ईयर में ध्यान रखिए सब। जी 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 जी। एंड एक और खतरनाक चीज़ है कि पिछले पिछले 2 इवेंट्स में 20% दिया है, ओह, पिछले मतलब 2 ये तो इवेंट। आप मिनिमम बताए थे जो हाँ हाँ, बताया। ये मैं अच्छा। मिनिमम ही बता रहा हूँ। देखो भाई, एक चीज़ और, सबको ये समझना चाहिए कि ये जो जितना भी मैं बता रहा हूँ ये मिनिमम है। मतलब अगर मैंने स्टॉक को देखा, कभी भागा 10%, कभी भागा 20%, कभी 15, कभी 25, तो मैंने देखा सबसे कम 10 भागा ना, वो 10 मेरा टारगेट है, मेरे को 10 ही चाहिए, मेरे को उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। वो भी 10 मेरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि एंट्री करते वक्त आधा 1% मेरे से जाएगा। फिर जब मेरा जो बॉटम से टारगेट है वो जैसे ही मेरे को दिखेगा मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अगर 10% है मेरा टारगेट, तो हो सकता है मेरी एंट्री 1% बाद हुई हो, तो 9% लेकर के मैं निकल जाऊंगा। समझ गया। मेरे को 8 भी अगर मिल रहा है तो मैं लेकर के निकल जाऊंगा। अच्छा रुचिर भाई, साइकिल्स के बारे में तो आपने बहुत एक तगड़ी चीज़ बताई है इस बार। आपके मेरे को लग रहा है आपने बहुत सारे एग्जांपल्स खोज लिए हैं आपके टीम के साथ। मैंने ये सोचा हुआ था कि देखिए, पिछले वाले पॉडकास्ट में मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं साइकिल्स के फॉर्म में इतना कुछ बता सकता हूँ। लेकिन इस बार तो आपने बहुत सारी चीज़ें बता मैंने दी हैं यही सोचा कि यार आप दोबारा बुला रहे हो तो मैं इतनी 100x वैल्यू दे करके जाऊं गाइस। कि इस पे लाइक तो बनता है, मतलब जिस लेवल का आप दे रहे हो एनालिसिस। और एक और टास्क है, ये बहुत कम लोग कर पाएंगे, एक इंटरेस्टिंग है। रुचिर जी ने काफ़ी काफ़ी सारे स्टॉक्स ऑलरेडी बता दिए और उनकी साइकिल बता दी। अगर कोई एक ही कमेंट पे वो सारे अगर लिख लेता है, वैसे तो बहुतों का हेल्प हो जाएगा। मैं पिन नहीं करूँगा, बट मैं हार्ट ज़रूर दूंगा उस पर्टिकुलर इस चीज़ को, मैं भी हार्ट दे ताकि दूंगा। बिल्कुल वो भी देंगे। और आप मैं आपको भेज भी दूंगा उसका स्क्रीनशॉट, ताकि आप उस पर कमेंट भी कर सकें, अगर जो सारे डेडिकेशन के साथ आप मैंने, क्योंकि मैं खुद सोच रहा हूँ हमने काफ़ी सारे के साइकिल ऑलरेडी डिस्कस किए। थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, वो जिसने सबका लिखा होगा उसका स्क्रीनशॉट दिखा बिल्कुल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाईलाइट करेंगे, विल सेलिब्रेट दैट थिंग, क्योंकि हाँ। वो एक ट्रू लर्नर होता है जो इस प्रकार की चीज़ें करता है। तो रुचिर भाई, साइकिल्स तो बहुत सारे हैं, मैं थर्ड पार्ट के लिए भी कुछ रखना चाहूंगा इफ यू डोंट माइंड, क्योंकि मेरा और भी सवाल है, मेरी लिस्ट खत्म नहीं हो रही है। तो आप बिल्कुल अपने नोट्स रख सकते हैं अभी। तो मैं मेरा ना एक, आप अभी जस्ट बता रहे थे, तो मैं एक चीज़ ये सोच रहा था कि ये जो एक कहावत होती है ना, रिच गेट्स रिचर,
पुअर गेट्स पुअरर, और हमारे देश में तो ये काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है कि यार जो अमीर है अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है। तो इसमें मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या कोई तरीका है थ्रू टिप्स लेके, इन्वेस्टिंग करके, म्यूचुअल फंड लेके, या किसी के सर्विस लेके, जो आजकल बहुत सारे चलते हैं, या फंड मैनेजमेंट सर्विस जो टेक्निकली तो इलीगल होता है अनटिल अनलेस आप लाइसेंस निकाल के पीएमएस का रेगुलेटर्स के साथ नहीं करते, क्या कोई तरीका हो सकता है जिससे ये पुअर लोग रिच हो सकते हैं? तो अगर मैं बोलूँ, ये जो बात आपने बोली है ना, सबसे इम्पोर्टेंट, मैं जैसे लाइव में सिखा रहा हूँ ना, मैंने कहा मैंने टेक्निक इतनी ज़्यादा सिखा डाली है कुछ कहने को नहीं। मैंने कहा अब मैं माइंडसेट पे काम करूँगा। और मैंने कहा कि वाकई में जब पुअर, मैं खुद अगर अपने आप को देखूँ, कभी मैं जब पुअर रहा हूँ या मेरी फैमिली की कंडीशंस पुअर रही हैं, तो वो एक्चुअल में माइंडसेट पॉवर्टी वाला है। तो मतलब आप समझो, अब जैसे मैंने यही साइकिल बता डाली इतनी जी, सारी। जी। अगर इसको ऐसे देखो आप कि एक रिच माइंडसेट वाला पर्सन जो जानता है कि पैसे को डील कैसे करना है, पैसे को संभालना कैसे है। वरना बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने 10-10 लाख रुपए कमाए और गवा दिए। बिल्कुल। जेसी लिवरमोर का एग्जांपल मैंने सुना है आपके मुंह से, कैसे उनकी डेथ उनका हुई। तो इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दो तो $1.5 बिलियन का नुकसान टुवर्ड्स द एंड हुआ है, अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट एंड करते का तो छोड़ो भाई, इतना पहले पैसा ही कितने बार। हाँ बिल्कुल पैसा बिल्कुल बिल्कुल। कमाने के बाद में कितनी बार ऊपर नीचे, और फिर एंड में क्या हुआ, इतना पैसा कमाने के बाद भी लाइफ कैसी खराब सी। बिल्कुल तो वो पॉइंट भाई, इतना पैसा कमा करके क्या। तो अगर माइंडसेट नहीं है और पैसे, स्टीव जॉब्स अपने बच्चों से भी दूर हो गए बस पैसे के चक्कर में या ब्रांड बनाने के चक्कर में और सब कुछ बड़ा करने के लीजा चक्कर को में। एक्सेप्ट भी नहीं किया था उनने। जो बिल्कुल। भी चीज़ है, जी जी मतलब जी। क्या है, अब देखिए, है तो रिच माइंडसेट, क्या हम ऐसी रिचनेस की बात कर रहे हैं। तो हमें एक बात तो समझनी पड़ेगी, एक जगह पे आके हमको लगाम भी लगानी है। और ये जितना भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आप देखोगे एफ्लुएंट मिडिल क्लास या एफ्लुएंट क्लास, जिसको कि बाहर की मार्केट्स टैप करना चाहती हैं, यहाँ पे भारत का जो एफ्लुएंट मिडिल क्लास है उसे टैप करना चाहती हैं। अभी भी गाँव में जो लोग हैं उनको इस तरीके के अंदर, आप देखो हम लोग क्या होता है ना, हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग कुत्ता पाल लेते हैं, और वो कुत्ता पालते हैं और हम स्टेटस दिखाने के चक्कर में उसको टहलाते भी हैं, और हमें उसको भी पालने में बड़े मुश्किल होती है, बड़े खर्चे होते हैं। गांव में एक बंदा है, वो भैंस भी पाले है, गाय भी पाले, सब फ्री में खा रही हैं और दूध भी, और उनको हम गरीब समझते हैं। तो ये जो रिचनेस और पुअरनेस की डेफिनेशन है ना, इसमें हमें और डीप जा करके एक बार सोचना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा। क्योंकि सीरियस नोट, कई बार लोगों के पास पैसा है, वो और पैसा कमाने के चक्कर में उन्हें लग रहा है कि वो गरीब है, और एक्चुअल में, और ये जो सिस्टम आ गया एक थोड़ा सा उधार लेकर के चीज़ों को करने वाला, उसमें उनके ऊपर एक ज़्यादा, मतलब अगर मैं बोलूँ जितने लोग देख रहे हो, अगर आप देखो किसी की 1 लाख सैलरी, मेरी कभी 50,000 जब सैलरी थी वो पूरी नहीं पड़ती थी। तो जिसकी सैलरी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख की भी सैलरी कम पड़ रही है, क्यों कम पड़ रही है? और उसी जगह पे छोटी सिटी में कोई रह रहा है 30-40 हज़ार की सैलरी में सर्वाइव कर रहा है, 10-10 20-20 हज़ार की सैलरी में खुश है। तो ये अब एक इसी में ही आप देखो कि एक बंदा, मैं एक एग्जांपल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदा जो घर के 4 लोगों को लेकर के मान लो दिल्ली में रह रहा है या मुंबई में रह रहा है, और उसकी सैलरी 3 लाख है, बाकी के घर के मेंबर्स तो कमा नहीं रहे, तो वो 3 लाख की सैलरी पे उसका जो टैक्सेशन है वो तो 30% की तरफ जा रहा है, और मतलब साल का 30-35 लाख जो भी है। इसी जगह पे एक मिडिल क्लास फैमिली जो है, वहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स अर्निंग है, वो सबके सब 2-2 3-3 4-4 लाख जो भी कमा रहे हैं, उन पे कोई टैक्स ही नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल। तो ये अपने आप में वो बच गए ना सारे पैसे। करेक्ट करेक्ट। अब यहाँ से जो एक हम मेंटालिटी देखें कि हम अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और खुश रहें कि भाई वहाँ पे वो कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई घर का काम करे दे रहा है, किसी के यहाँ बर्तन मांजे दे रहा है, या टेक होम मेड वाला काम करे ले रहा है, बट वो काम कर करके किसी ना किसी तरीके से कोई छोटी सी दुकान खोल करके वो अपना खुश है। उसे किसी से लड़ाई भी नहीं करनी कि भाई हमें रेस का पार्ट बनना है। ये जो रैट रेस वाला कॉन्सेप्ट आया ना, वो उसी से आया कि वो आपस में रेस करते जा रहे हैं ना। ये तो पॉवर्टी वाली प्रॉब्लम तो वहीं से कि हम अपने आप को गड्ढे में घुसा रहे हैं। सच बात बता रहा हूँ, मैंने खुद जॉब में ये नोटिस किया, हालांकि मेरी इतनी खर्चे वाली रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, बट मैंने देखा कि यार मेरे से पैसा नहीं बच रहा है। मेरे जैसा जोड़ने वाला बंदा अगर जॉब के टाइम पे पैसा नहीं बचा पा रहा था, तो फिर मैं बाकी की तो बात ही नहीं कर सकता। वाह तो वाह। आप जो बात कह रहे हो ना, ये जो पैसा बचाने वाली, तो सबसे पहले माइंडसेट पे काम करना है, और हमारी हैबिट्स को अच्छा होना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बीच में अभी बोला भी था अपने किसी लाइव में, यूट्यूब लाइव में, गुल्लक की बात मैंने बोली थी। गुल्लक आप लाओ, फिजिकल आपके सामने एक रोल मॉडल, जैसे कहा जाता है ना कि अपना रोल मॉडल बनाओ, मैं कह रहा हूँ गुल्लक को आप लाओ। उसमें पैसा जोड़ने के बारे में 1 रुपये भी आप डालोगे, 2 रुपये भी जो डालोगे ना, आपको लग रहा है वो 1 रुपये 2 रुपये, बट आपको मेंटली वो रिवायर कर रहा है, सबकॉन्शियस में आपके जोड़ने के बारे में जा रहा है। अब जब जोड़ने के बारे में जाएगा तो आप शॉपिंग के बारे में नहीं करोगे। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, रिसेंट में आज से 4-5 साल पहले मेरी वाइफ एक मॉल में गई और वहाँ से शॉपिंग करके आई। वहाँ पे कुछ कूपन्स मिले, तो मैंने कहा कूपन रिडीम कर लो जा करके। तो अभी अगली बार होगा, तो भाई अगली बार कैसे होगा, हर वेडनेसडे को आना है तब रिडीम होगा। मैंने कहा रुक जाओ, जाना नहीं, ये आपकी आदत डाल रहे हैं।
मतलब उस चक्कर में घर में बड़ा भयंकर लड़ाई झगड़ा हुआ। मैंने कहा ये आपकी आदत डालने, ये आपको बार बार नहीं जाना है, ये आपको हर वेडनेसडे पे एक कूपन रिडीम होगा 500 का, मतलब आप आओ 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 भाई, मेरे घर में एक रिक्वायरमेंट है, मैं 2 महीने में एक बार जाके शॉपिंग कराऊंगा, मैं हर हफ्ते क्यों जाऊंगा। लेकिन अब प्रॉब्लम वहां से पॉवर्टी चालू होने वाली, जहां पे आप हर हफ्ते जाने वाले हो, आप एक चीज लेने जाते हो 100 चीज लेकर के आते हो, क्योंकि मॉल भी ऐसा है ना, बच्चों से लेकर के बड़ों से लेकर के फैंसी वेयर से लेकर हर तरीके का सामान है। तो आप जब भी जाओगे आप कुछ ना कुछ ऐसा लेकर के आओगे। तो वहां पे रिचर तो रिचर बन रहा है, लेकिन जो गरीब है वो बेचारा अपने पैसे को बचाना जानता नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ कि एक वो जो पुराना कॉन्सेप्ट था ना फिजिकल मनी को सेव करने वाला, वो आना ज़रूरी है। कि वो अब हमारे देखिए, हमारे घर में बड़े बूढ़े नहीं हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं, तो जो बचाने वाला घर का रक्षक था वो है नहीं, उससे दूर हो चुके हैं। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली में कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने घरों को छोड़ छोड़ करके आए, कई बार तो लोग वापस भी नहीं जाते। तो वो प्रॉब्लम अब इतनी बड़ी हो चुकी, अब आपके सामने अगर कम से कम गुल्लक हो तो आप गुल्लक में तो जोड़ोगे ही, साथ में बैंक में भी जोड़ना चालू करोगे। गुल्लक तो बस एक पोर्ट्रे है, मतलब एक बस जस्ट मान लीजिए कि भगवान है, भगवान तो सब जगह है, मतलब मूर्ति के फॉर्म में भी हमारे सामने, हम उनको पूजा करेंगे, लेकिन एक्चुअल में तो भगवान चारों तरफ है। तो बस गुल्लक एक वो है, हमें बस पैसा जोड़ना है और वो एक्चुअल में हमारा बैलेंस वहाँ बढ़ाएगी। तो वो हमें करना अभी तुरंत चालू कर देना है। वो हम गरीब हैं कि अमीर, इससे मतलब नहीं है। हो सकता है हम अमीर समझ रहे हो, बट एक्चुअल में हमारे ऊपर कर्जे चल रहे हो, बैंक अपनी ईएमआई चल रही हो अपार्टमेंट की, बहुत कुछ हो सकता है। हमें तुरंत उस बारे में सोचना है, वरना हम बहुत दूर हो जाएंगे। आजकल ई वॉलेट और पता नहीं क्या क्या आ गया पैसा जोड़ने के, पिग्गी बैंक आ गया, तो उसमें लॉक को खोल, मतलब तोड़ने का तो सिस्टम ही नहीं है, बस लॉक को खोलो पैसे निकाल लो। ठीक है, लेकिन वो उतना हमको मेंटली स्ट्रांग नहीं बनाता। मेंटली क्या स्ट्रांग बना रहा है कि मेरे पास पैसा है, मैंने उसमें डाल दिया, अपनी नीड को रोक करके डाल दिया, ये हमें मजबूत बना रहा है। और वही हमें आगे पैसा जो बचाया है वही आगे काम आता है, वही हमें आगे बढ़ने में भी मदद करता है। आज की नीड को रोक लिया तो एक रिसर्च आपको बताता हूँ, बच्चों के साथ करी गई थी। उस रिसर्च में क्या किया गया था, बहुत सारे बच्चों को अलग अलग जो है कुछ टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स वगैरह दी गई थी, और फिर वहाँ पे नोटिस किया गया था अननोइंगली कि किसने किसने खा लिया। फिर बाद में कुछ 10-20 जब भी साल बाद वो बच्चे बड़े हुए, तब देखा गया वो लाइफ में कितने कितने सक्सेसफुल हैं। तो वो बच्चे जिन्होंने खाया नहीं था, जिनको बोला गया था कि नहीं खाना, बाकियों ने खा लिया था, वो ही सक्सेसफुल थे। मतलब जिसने आज की नीड को रोक लिया, जिसको पैसा बचाना आता है, जिसको अपने ऊपर अंकुश लगाना आता है, वो आगे बढ़ेगा। वाओ, ओह, काफ़ी डीपली आपने इस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन किया। रजर भाई, ये तो एक बहुत बढ़िया रिच वाले एंगल को आपने बताया और माइंडसेट वाली बात बताई, बट रिच की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा इस चीज़ पे, कि जितने हमारे इधर रिच ट्रेडर्स बोल लीजिए या जो भी होते हैं, वो इवेंचुअली इन्वेस्टर बन जाता है। मतलब आप इतिहास खोल के देखिए, राकेश जी की बात करें, राधा कृष्ण जी की बात करें, कि घूम फिर के ऐसा क्यों होता है, ये सब ट्रेडर से इन्वेस्टर क्यों बन जाते हैं? देखिए 2-3 रीज़न हो सकते हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ। जी। पहला तो देखिए, ट्रेडिंग में जब तक आपका वॉल्यूम छोटा है तब तक आप बड़े आराम से मार्केट से निकल जाओगे लेकर के। बाद में इतने बड़े वॉल्यूम को आप मैनेज नहीं कर पाओगे, एक रीज़न, क्योंकि कॉर्पस बड़ा हो गया है। बिल्कुल। और आप पहले जब ट्रेडिंग कर रहे थे तो 1 के 10 के हिसाब से लेवरेज मार्जिनिंग जी, हो सकता है, कुछ जी, कर रहे हो। जी। अब आप इतने बड़े कॉर्पस पे लेवरेज अफोर्ड नहीं कर सकते कि पता चला गया तो सब चला गया। तो वो अब डर खोने का आ चुका है। पहले डर नहीं था, छोटा सा अमाउंट था, अब डर अभी आ आ गया। चुका है डर। ठीक तो है। वो पहले तो ये एक मैनेज करना है। दूसरा ये समझ में आता है कि पहले आप किसी एक कमोडिटी में या स्टॉक में कर रहे थे, अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं यार, मेरे माइंड को मैं एक्टिवली इतना नहीं कर सकता। उस टाइम पे कर लिया उन्होंने, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि हाँ यार, ये कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, इसमें लगा के छोड़ दो। तो वो एक तरीका उनको पता चल गया। और एक और चीज़, टाइम की भी कमी आती है, समय के साथ में माइंड भी थोड़ा स्लो होता है, लाइफ में स्टेबिलिटी भी चाहिए। भाई पैसा इतना कमाया तो भैया पता चला चारों तरफ जो भी चीज़ें और है, नौकर चाकर और सब कुछ, अब सबको मैनेज करना। कंपनी मान लो बड़ी हो गई इन्हीं में से किसी की, तो अब उसको भी मैनेज करना है। 10 और लोग कॉन्टैक्ट वाले हो गए हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको भी टाइम देना है। तो अब भाई इन्वेस्टमेंट ही करना ऑप्शन रह जाएगा। थोड़ा सा करना है ट्रेडिंग तो कर ली, पॉइंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मतलब मेरे को 2 रीज़न एक जी, जी, समझ जी, में जी। आते हैं। बाकी हमारे सामने एग्जाम्पल अगर आप देखो तो वॉरेन बफेट का सीधा सीधा है, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी से इन्वेस्ट कर करके छोड़ा और फिर वो बढ़ते गए। बहुत बढ़ते तो गए। सीधा मैनेज नहीं करना, तो वो क्या हो गया, पैसिव मैनेजमेंट हो गया। ट्रेडर एक एक्टिव है, ट्रेडर को एक्टिवली मैनेज करना पड़ रहा है। तो इसलिए उन्हें भी पता है कि भाई मेरे को लाइफ में रेस्ट करना और मेरे को इंजॉय करना है, तो इसलिए वो पैसिव में कन्वर्ट होंगे ही। ठीक है, ठीक है। इवन मैं भी कहता हूँ कि कई सारे ऑप्शन ट्रेडर्स को मैंने देखा है जो 2-2 ढाई-ढाई लाख एकदम से कर लेते हैं, तो तुरंत उनको इक्विटी में चले जाना नहीं। उसको इन्वेस्ट कर दो। मैं उस साइज में कह रहा हूँ कि 2.5-3 लाख भी अगर आपका एकदम से बन गया है 20-30-40-50 हज़ार के अमाउंट से, तो तुरंत आप इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाओ। उस अमाउंट को बिल्कुल भी वाह! ऑप्शन में ये मत बहुत रखो। अच्छा सजेशन है कि भाई आप ऑप्शंस में आपने बना लिया तो उसको इन्वेस्ट कर लो, एटलीस्ट वो सिक्योर्ड हो जाएगा आपका बिल्कुल। रिलेटिवली। अच्छा, इसी में बिकॉज़ हम बात कर रहे थे एक्टिव इनकम और ये सारी चीज़ों का,
तो अगर आपको ध्यान होगा, हमने लास्ट पॉडकास्ट में एक रेफरेंस दिया था, लास्ट पॉडकास्ट की लिंक भी गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग देख सकें, जहाँ पर हमने एक बात करी थी, आपको ध्यान होगा, हम सैलरीड लोगों की बातें कर रहे थे, जिसपे कि आपने बताया था क्यों उनकी सैलरी XYZ टाइम पे एग्जॉस्ट हो रही है, फिर बच्चों के लिए वो दे रहे हैं, क्यों उनका किस तरह से उनके इन्वेस्टिंग डिसीजंस इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो वो देखने के बाद क्या हो गया कि मेरे पास जेन्युइन लर्नर के कुछ सवाल आए। उन्होंने बोला सर वो तो ठीक है, आपने बात कर ली सैलरी शादीशुदा लोगों की, क्योंकि बच्चे तो शादीशुदा लोगों की हो रही है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई अगर एक बंदा बैचलर है, 25-26 साल के हैं, नौकरी पे हैं, सैलरी आ रही है उनके लिए ये रूल कैसे अप्लाई करेगा? सो मैं अगर संक्षेप में जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि एक सैलरीड व्यक्ति जो शादीशुदा नहीं है उसके डिसीजंस कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ये पर्टिकुलर साइकिल से। तो प्लीज आप इस चीज को एक्सप्लेन। देखिए, जो लास्ट बार बात हुई थी वो ये थी कि एक पर्सन जिसके बच्चे हैं उसका मेन खर्चा मार्च अप्रैल में हो जाता है जी। और वहीं पर ही रैली आ जाती है मार्केट में, और फिर वो 3-4 महीने में जब तक पैसे जोड़ता है फिर क्रैश वगैरह आने लग जाते हैं। अब आप जो पूछ रहे हो, मेरे हिसाब से ये पूछ रहे हो कि भाई जिसके बच्चे नहीं हैं, मेजरली मतलब अगर शादी भी हुई है और बच्चे नहीं बच्चे हैं नहीं है, ठीक है, तो हाँ। अब देखिए मैं बताता हूँ, इसको भी कनेक्ट करेंगे कि अपना IPL जो है मार्च अप्रैल मई जून में चलता है, ठीक है। हाँ। तो बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, मगर ठीक जो है। देख रहे हैं उनकी तो कोई बात नहीं, मगर जो लोग बैटिंग में इन्वॉल्व हो गए उस टाइम पे, तो वो तो बैटिंग वाला अमाउंट है, वो अपना इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए था। इधर जो टाइम था इन्वेस्ट करने का वो तो गया, तो वो तो इसमें मजे लेकर के, और शुरू में तो और ज़्यादा क्रेज होता है, ज़्यादा टीमें होती हैं, बिल्कुल। तो इसलिए और उनका वहाँ पे पूरा एग्जॉस्ट हो गया मनी, तो वो उसी में ही परेशान है। और अभी और एक और चीज़, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि एक्चुअल में आदमी की सेविंग तो चालू तब होती है जब उसकी शादी होती है, जब उसकी वाइफ उसको प्रेशराइज करती है कि भाई बच्चे हैं, बेटी हुई है, एक ज़मीन लेकर के छोड़ दो, मेरे केस में जैसे पीछे पड़ी रहती है वाइफ, तो वो चीज़ तो तब चालू होगी। और जब तक बैचलर होता है तब तक तो शॉपिंग और दिखावे में ही ज़्यादा पड़ा रहता है। तो वो जो सिचुएशन है वो मतलब इस चीज़ से जस्टिफाइड हो जाती है कि वो एक्चुअल में शायद इन्वेस्ट करने के बारे में शायद सोच भी ना रहो, और अगर सोच भी रहा है तो इन्वेस्ट क्या, ट्रेड ज़्यादा कर रहा है और वो भी मार्जिन वाली कर रहा है, तो वो उस लीग में ही नहीं बिलोंग करता है। आप देखोगे अगर जितने भी ऑप्शन ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर हैं वो ज़्यादा कम उम्र वाले हैं, करेक्ट, जिन्हें बिल्कुल सही बोला। जिन्हें ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। अब वो तजुर्बा जब उनको आएगा तब वो दूसरों को शायद देंगे एडवाइस, पर वो दूसरे वाले भी उस फेज से गुजरेंगे पहले, वो भी सोचेंगे अरे क्या बोल रहे हैं, तो पहले हम तो ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, फिर वो उस फेज में। फिर ओके, हाँ, ये वो क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आया था, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि जिनके बाल बच्चे हों। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। लास्ट टाइम हमने प्राइस एक्शन को बस बोला था कि हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, हमको हमारा प्रॉमिस रखना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ आपका व्यू पॉइंट, आप पूरा इसको एलैबोरेट करके अगर बताना चाहते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर आपके व्यूज़ एंड ओपिनियंस। मैं समझना चाहता हूँ क्या ये हेल्पफुल है, क्या कैसे हेल्पफुल नहीं है, क्या हमें कुछ भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या आपकी रिसर्च क्या कहती है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग? देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आज की तारीख में जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जितने भी, मतलब मैं किसी का नाम लूँ चाहे ना लूँ, आप ये समझना कि किसी भी इंडिकेटर में अगर RSI बोलूँ तो जनरल पब्लिक क्या करती है, 30 पे बाय करेगी, 70 पे सेल करेगी। मैंने खुद किया हुआ है, मेरे जॉब के टाइम पे एक पर्सन ने बताया था और उससे मैंने पैसा भी बनाया, लेकिन एक बार मैं फंस गया। सह्याद्री इंडस्ट्रीज करके एक स्टॉक था और उसमें वो 30 पे बाई करना था, मैंने 30 पे बाई किया और वो उससे भी नीचे गिरता चला गया, 30 के पी वो जो भी उसका पॉइंट होता है। तो मेरे को ये समझ में आ गया, नहीं ये फाइनल नहीं है, इससे बेटर कुछ होगा। तो मैं सर्च करता गया, हर मेथड को सर्च करता गया और बहुत टाइम लगा। तो एफर्ट वाइज मेरे को इलियट वेव सामने आया कि भाई एफर्ट ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, लेकिन इससे कुछ रिजल्ट मिलता है, करा। और उसमें जब थर्ड वेव आती है, फिफ्थ वेव आती है, उससे पैसा भी बनाया। अब लेकिन थर्ड वेव आने के बाद में एक फोर्थ वेव आती है जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, वो वहाँ पे पैसा ले जाती है। तो थर्ड वेव, अगर लोग जितने इलियट वेव ट्रेड करते हैं उनसे मैं कमेंट करवाना चाहता हूँ कि थर्ड वेव में बनाया हुआ पैसा कई बार इलियट वेव ट्रेडर का फोर्थ वेव में चला जाता है। उसके बाद में अगर मान लो फिफ्थ वेव भी अच्छी खासी बढ़िया भागी, अच्छा रन करती है, और वहाँ पे आप मान लो कि फोर्थ वेव में नहीं निकलते हो और थर्ड से लेकर के पूरा फिफ्थ तक राइड करते हो, तो वहाँ के बाद में भी अगर कहीं कॉम्प्लेक्स करेक्शन आ गया, तो एक्चुअल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इलियट वेव में जो है, सब लोग जानते हैं, कॉम्प्लेक्स करेक्शन है। कॉम्प्लेक्स करेक्शन वो विलन है जो आपको, अब देखिए वेव ट्रेडर भी ज़्यादातर क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर अगर कर रहे हैं तो उनका सारा का सारा पैसा प्रीमियम में ऐसे बर्बाद हो जाता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन के प्रीमियम में चला गया, जो कमाया वो सारा ऐसे, मतलब एक तो टाइम भी गया और प्रीमियम भी गया। अच्छा, फिर उनको थोड़ा सा आभास होता है तो वो क्या करते हैं, फ्यूचर की तरफ से चले जाते हैं। फ्यूचर में जाने का रीज़न क्या होता है, ये केवल इलियट वेव के ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, गाटले में चाहे आप चले जाओ, ABCD पैटर्न पे चले जाओ, सब में ये एक प्रॉब्लम है कि टारगेट आएगा तो, लेकिन आएगा कब ये नहीं पता। अब जब नहीं पता तो उन्हें एक ही चीज़ समझ में आती है, फ्यूचर में चले जाओ, और फ्यूचर में अमाउंट ज़्यादा लगता है,
ज़्यादा मार्जिन लगता है। ऑप्शन में करने का ऑप्शन उनके पास रहता है, लेकिन जब वो करते हैं तो ऑप्शन ज़ीरो हो जाती है। क्यों? उसका रीज़न है उन्हें रेंज नहीं पता है कि कितने दिन का ट्रेड लेना है। जैसे अभी मैंने कुछ साइकिल्स आपको बताई कि मैंने कहा भाई 12 जून से लेकर के 12 जुलाई तक है या जैसा भी, तो 1 महीना पता है, तो 1 महीने के बेसिस पे मैं ऑप्शन लूंगा ना। मान लो 12 जुलाई, तो मैं जुलाई की पूरी जो एंड वाली ऑप्शन वो ले लूंगा। मगर मैं फ्यूचर में ऐसे नहीं जाऊंगा ओपन में। फ्यूचर क्योंकि अनलिमिटेड लॉस भी दे सकता है, ऑप्शन मेरे को कम से कम रोक तो देगा। तो ये चीज़ों को देखते हुए मैं ये एक बात समझता हूँ कि मेरे को शायद किसी भी प्राइस एक्शन में, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, जितने भी हमारे टेक्निकल इंडिकेटर उन सबसे तो सुपीरियर है, क्योंकि प्राइस से ही तो सारा इंडिकेटर निकल रहा है। जैसे मैंने आरएसआई की बात बताई, वो प्राइस से निकल रहा है। प्राइस नहीं होगा तो आरएसआई भी नहीं निकलेगा, या ना मूविंग एवरेज निकलेगा, ना एमएसीडी निकलेगा, ना बोलिंजर निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन अब इनसे ऊपर एक चीज़ है जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, प्राइस एक्शन, क्योंकि मैंने इलियट वेव को सीखा, मैंने एबीसीडी पैटर्न भी खूब ट्रेड किए। तो वहाँ से मेरे को एक अच्छी पकड़ में बात आ गई कि यार ये अच्छी चीज़ है, मगर वहाँ पे एक जो शॉर्ट कमिंग आ रही है वो ये है कि डायरेक्शन तो पहले से पता चल जाता है, उसमें भी होगा कि नहीं होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज़ रहती हैं, लेकिन एक हद तक पता चल जाता है डायरेक्शन। लेकिन उसके बाद में डेट अगर मैं कहूँ, जैसे हमें पहले से पता है कि जैसे आपने कहा जनवरी के लिए तैयार हो जाओ, तो ये नहीं पता है मेरे को। इलियट वेव में या गार्टले में नहीं पता है, किसी को नहीं पता होगा, आप बताओ अगर पता है तो। ये प्लानिंग जो है, ये प्लानिंग हमारे पास में आ गई, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसके पास आ गई, लेकिन जो प्राइस एक्शन को केवल ट्रेड कर रहा है उसके पास नहीं आई। ओ, तो ये एक उसका मैं बोलूंगा लूप होल है। लूप होल नहीं, मैं कहूंगा शॉर्ट कमिंग है। शॉर्ट कमिंग है, अच्छाइयां हैं, मगर एक थोड़ी सी ये एक और थोड़ा नमक मिर्च लग जाता तो फिर और बेटर हो जाता, ऐसा कह सकता हूं मैं। अब मैं कहूंगा कि अगर आपको ये मेथड आप यूज कर रहे हो, मतलब आपको साइकिल भी पता चल गई जैसे हमने बताई, वहां पे इनलेट वेव या गाटले अगर आप लगा रहे हो तो लगा लो, देखो शायद कुछ बेटर हो जाए। अच्छा, ये एक तरीके से कॉन्फ्लुएंस हो गया, हम 2-3 इंडिकेशन ले रहे हैं ताकि हमारी एक्यूरेसी और बढ़ जाए। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो अकेले उस चीज पे काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आपको आता है तो आप दोनों चीजों को लगा लो। बिल्कुल, आपका कॉन्फर्मेशन और बढ़ जाएगा। इस चीज कॉन्फर्मेशन बढ़ सकता है, लेकिन एक और चीज है, जैसे मैंने कई जगहों पे देखा कि अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है मार्केट गिरेगी, लेकिन मेरी साइकिल की डेट है, मैं वहां पे डिसीजन लेता हूँ कि लूंगा, और वो वहां से भागता भी है। मैं सोच रहा हूँ कि वो कहीं गिर ना जाए, और ये दूसरे इंडिकेटर ये कह रहे हैं कि गिर जाएगा, और मेरी बाई की डेट है तो मैं लेता हूँ, क्योंकि पता चला एनालिसिस पैरालिसिस भी ना हो जाए। जैसे कभी शायद ये तब भी काम करते होगे, जैसे कभी कभार हमको लगता है कि यार इस सेक्टर या मार्केट तो मेरे को लग रहा है वही जैसा आपने बोल रहे हो वॉलेटाइल होगी, हो सकता है मेरे को हर चीज से निकलना चाहिए, लेकिन आपकी साइकिल की उस पर्टिकुलर स्टॉक की डेट उस तरफ पे होगी, तो आप कहोगे कि यार मेरे पास कन्विक्शन है तो मैं बाय करूंगा उसको। तो ऐसे में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 50 स्टॉक में से हो सकता है 30 स्टॉक थोड़े ऊपर नीचे होता रहे, लेकिन मेरा जो कैटेगरी आ रहा है वो ऊपर जा सकता है। और उसमें भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा, जैसे उसको ब्रेक करेगा तो मैं प्राइस एक्शन वहां पे नहीं इन जनरल फॉलो कर रहा। मतलब मैं ज्यादा, मतलब अगर मैं बोलूं तो प्राइस एक्शन ज्यादा मेरे को आता भी नहीं, मेरे को बस इलियट वेव आता है, जिसको भी मैं बहुत लिमिटेड यूज करता हूँ, और बिना उसको यूज करे अगर मैं इन तरीकों से ज्यादा बेटर कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। यहीं पे अगर ऑप्शन में जाने लग गए तो रिजल्ट बिगड़ सकता है, क्योंकि ऑप्शन में क्या आता है, लालच कि अरे भाई एक साइकिल रिलायंस वाली देखी, उसमें पैसा बना, पता चला उधार सबसे लेकर के आया और डाल दिया, अरे तुझे पता नहीं, मेरे को ये पता चल गया, अब मैं इस वाली साइकिल में करना, और देखना 2 सर लोगों ने बताया, वो तो इतने बड़े लोग हैं, उन्होंने बताया तो गलत नहीं बताया होगा, और चले गए उसमें पैसे लगा लिए, फिर बर्बाद करने के बाद में और गालियां साकी नाका माका चालू कर दिया। तो मतलब पॉइंट बस इतना सा है कि देखिए आपकी हेल्प करने के लिए बताई है, उसके बेसिस पे काम करके आप अपने को बेटर बनाओ, ना कि किसी के ऊपर 100% सीधा बिलीव करके भाई मैंने एनालिसिस किया मैंने निकाला। आप भी एनालिसिस करो और निकालो। ये जो प्राइस एक्शन की मैंने बात बताई, डेट नहीं पता है प्राइस एक्शन ट्रेडर को, ये प्रॉब्लम है। टारगेट तो पता है प्राइस एक्शन ट्रेडर को, लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं पता है। मैंने आपको बताया 10 में से 8 बार चला है जी जी, इसमें नहीं पता, इलियट वेव गाटले वाटले में इसमें नहीं पता। तो हमें जहां पता होगा कि टारगेट की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो और मेरे लिए एज बन गया ना। उसके बाद में एग्जिट का तरीका देखिए, इलियट वेव में पता चला कि भैया आपने 400 पे खरीदा और 450 पे टारगेट है, तो आपका टारगेट वहां पे आ गया, मान लो एग्जांपल, ठीक है, आ गया तो आप निकल जाओगे, और नहीं आया तब वेट करोगे। कब तक वेट करोगे? तो ये एक प्रॉब्लम है। तो एग्जिट के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक है कि टारगेट आ गया, और मैंने जैसे बताया हर एक चीज में कि डेट है एग्जिट की, एंड डेट, उसके आगे मैं नहीं कंटिन्यू करूंगा, मैं निकल जाऊंगा, लॉस भी हो रहा है तो मैं लॉस बुक करके निकल जाऊंगा। तो वो एग्जिट का तरीका नहीं पता इधर कि भैया एक टारगेट नहीं आया तब कहीं तो निकलोगे, या तो स्टॉप लॉस से। अब हमारे केस में हम स्टॉप लॉस भी नहीं लगा, हम तो कह रहे भाई हम डेट से निकल जाएंगे, अगर लगाना है तो लगा लेंगे। तो मतलब 3 तरीके निकलने के। उसके बाद में एक है रेंज, जो मैंने बताया कि इतने दिन का ट्रेड है, वो नहीं पता चलने की वजह से आदमी फ्यूचर में जाता है, मजबूरी है उसकी। कई बार प्राइस एक्शन का ट्रेडर फ्यूचर में जाता है इसी चक्कर में कि भाई प्रीमियम का बर्बादी होगी अगर ऑप्शन में जाएगा तो वो फ्यूचर में जाता है।
मेजर रीजन यही रहता है कि प्राइस एक्शन ट्रेडर आप ज्यादातर जो लंबे समय वाले हो चुके हैं वो फ्यूचर में काम करते हुए आपको दिखेंगे। अदरवाइज प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन उससे बेटर अगर कुछ आपको दिख रहा है। दोनों साइड दिखा दी हैं इसके, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। अमेजिंग रिचर्ड भाई, कॉन्वर्जेशन बहुत धमाकेदार जा रही है, लेकिन आपके भी समय की रिस्पेक्ट करते हुए मेरे पास सवाल तो वैसे बहुत है, लेकिन मैं 2 सवाल इफ़ यू अलाउ मी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल है, आज ही मैं पढ़ रहा था, एक नया स्टैटिस्टिक्स आया है सेबी की तरफ से। वो ये कहता है कि ऑप्शन ट्रेडर स्पेसिफिकली फ्यूचर ऑप्शन वाले 93% जो ट्रेडर्स है वो नुकसान कर रहे हैं। उसके बाद दिखा है जो टॉप 1% भी है ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो एवरेज 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। जो मैक्सिमम लोग गवा रहे हैं वो 2 लाख रुपए गवा रहे हैं। या हाल फिलहाल जब अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं तब सेबी की 2024 की स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, मतलब पूरे साल भर की फाइनेंशियल ईयर 23-24 के हिसाब से जो हाईएस्ट टॉप ब्रैकेट ऑफ नुकसान जा रहा है वो करीब करीब एवरेज 28 लाख का है। मतलब इतने सारे लोगों में जो बार बार फिगर आ रहा है ना, 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है 3 साल में, या जो भी है इस हिसाब से जो आ रहा है। मेरा ये सवाल है, 2 सवाल है इसमें, फिर उसके बाद एक और फाइनल क्वेश्चन होगा कि पहला, ऑप्शन ट्रेडिंग आखिर फिर करें कैसे जब इतने सारे लोग नुकसान कर रहे हैं, और दूसरा क्या करना भी चाहिए, क्यों नुकसान हो रहा है, कैसे नुकसान हो रहा है, ये दोनों को अगर आप थोड़ा सा मेरे को आंसर करें। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग अगर किसी को ढंग से करनी है तो किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, प्लीज़ हेल्प अस। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर मगर जैसे किसी को करनी ही है, अगर बिल्कुल सोचा ही हुआ है, तो मैं उसका रीज़न तरीका बता दे रहा हूँ। प्रॉब्लम लोगों के साथ में ये है कि वो बिल्कुल एज अ बिगनर किसी को देख लेते हैं ऑप्शन मल्टीप्लाई करी वो कूद जाएंगे, वो नहीं करना है। तो आप सबसे पहला इक्विटी में प्रॉफिटेबल होकर देख लो। जब जैसे हम लोगों ने साइकिल देखी है, इक्विटी में अगर करते हो आप प्रॉफिट बना पाते हो और आप कई महीनों तक बना पाते हो, तो फिर ऑप्शन के बारे में सोचना, वो भी एक छोटे से अमाउंट से। ऑप्शन को एक बिल्कुल अलग धंधे की तरीके ट्रीट करो जो बहुत ज़्यादा रिस्की है। जैसे कि एक पेंटर है और बहुत बड़ी बिल्डिंग में पेंट कर रहा है, उसके गिरने के चांसेस हैं, भाई बाहर से पेंट कर रहा है, गिर सकता है, मर सकता है। तो उसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडर है कि भाई लेकिन आपके पास में अगर घर में 2 बेटे हैं, एक वैसा वाला पेंटर है और एक जो है नॉर्मल अच्छा अपनी दुकान खोल करके बैठा हुआ है, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड हो गया। तो इक्विटी में काम करके आपने अपने को सेफ रखा, ऑप्शन वाला किया लेकिन थोड़ा सा किया। ऐसा ना हो कि उधर नुकसान होने से आपका इक्विटी वाला पोर्टफोलियो इफेक्ट हो जाए, आपका दिमाग खराब हो जाए, आप इधर गलत डिसीजन ले लो। इसी तरीके से अब इक्विटी के पोर्टफोलियो की बात आई तो उसमें पेनी स्टॉक को मत डालें, वरना पूरा पोर्टफोलियो भी खराब हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडर की जो मैं बात बता रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडर तो बहुत सारे ऐसे, अगर वहाँ पे बायर खड़ा है 90 रुपये का और सेलर खड़ा है 100 रुपये का, वो बिना नेगोशिएट करे 100 रुपये पे खरीद लेंगे। आपको पता है कितनी खराब लिक्विडिटी अपनी मार्केट में, उतनी लिक्विडिटी मार्केट ऑर्डर मारा वो 100 पे खरीद लिया। जबकि करना क्या चाहिए, आप 90.5 पे लगाओ, शायद मिल जाए, 91 लगाओ, 91.5 लगाओ, 1-2 मिनट बैठो। ये पेशेंस है नहीं उनके अंदर। ये जो पेशेंस नहीं, अगर बता भी दूंगा ना तो भी नहीं करने वाले। तो पेशेंस ना होने की वजह से जो नुकसान हो सकता है, देखिए जितना भी इम्पेशेंट आदमी होगा, आप देखो मूवीज में, ज़्यादातर मूवीज़ में जो इम्पेशेंट आदमी होता है फंस जाता है जाल में, वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर, मतलब वो तो एग्जांपल ही दिखा रहे हैं। इम्पेशेंट इंसान जो सही से सोच नहीं रहा है, वो बड़े आराम से जाल में फंसता है, और वो फंसता है और कमाता कौन है, पीछे वाला जो सेल कर रहा है। तो वो अब प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए, डायरेक्शन पता चल सकता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, इससे पैसा बन सकता है। लेकिन पता चला कोई ऐसी गलती हो गई, कोई टेक्निकल ग्लिच आ गई या कुछ आ गया जिसकी वजह से कि भाई नुकसान हो गया, और वो नुकसान अगर बड़े अमाउंट में हो गया। ऑप्शन ट्रेडर को एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ प्रॉफिटेबल होने का, सबसे सिंपल है। प्रॉफिट हो 90% प्रॉफिट निकालो, 90% निकालो बाहर। कैपिटल भी आपकी 10% से बढ़ेगी, 10% जो बचाया है आपने उससे कैपिटल भी बढ़ेगी, लेकिन 90% निकालो। और वो निकालने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी एक और चीज़ छुपी हुई है। ये जो पैसा आपने निकाला है कि आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, आपको क्या लग रहा है बैंक अकाउंट में सेफ हो गया? आपका जो ग्रो का ऐप है या जो भी ऐप है, उसमें जैसे विड्रॉल का बटन है वैसे ही डिपॉजिट का फिर से बटन है, आप फिर से दबाओगे, कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी फिर से दबाओगे। तो बैंक तक जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंक से फिर कहाँ आप पहुंचा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो अंदर डीपर। और तो अब यहाँ से अगर आपके घर में मम्मी समझदार है, जिनको पैसा जोड़ना आता है, आप निकाल के उनको दे दो कैश। माँ आपके लिए कुछ नहीं किया अब तक, मैंने ये लो 50,000 रुपए, आप रखो अपनी मर्जी से जो लाना हो, या संभाल करके। गर्लफ्रेंड को मत दो, तो शॉपिंग कर लेगी। नहीं, आपकी वाइफ होंगी, बच्चे होंगे, उनकी खुशी के लिए करो। और गर्लफ्रेंड को देने की जहाँ बात हो रही है, अगर डिजर्विंग है तो उसके लिए भी आप करो, बिल्कुल कोई खराब बात नहीं। गर्लफ्रेंड के मम्मी पापा हैं बूढ़े, उनके लिए आप करो। आपके होने वाले ससुर हैं तो उनके लिए सब कुछ आप करो, जरूरी नहीं है। नेक हो, पर एक कलयुग है, गर्लफ्रेंड और वाइफ को मत दो, मैं बता रहा हूँ। बट ठीक है, आप दे दो, चलो एग्जांपल बता रहा हूँ। ये देखो, ये मैं उस पर्सन की बात बता रहा हूँ जिसे, देखिए क्या है ना, कंपल्शन इंपल्शन जो है ना ऑप्शन ट्रेडर के अंदर, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है ना। तो आप बेसिकली कह रहे हो कि सिक्योर्ड रहेगा उधर, तो इसलिए समझदार व्यक्ति को पकड़ा दो, क्योंकि तुम तो यूज करने ही वाले हो। और प्रॉब्लम जानते हैं क्या, देखिए अभी वहां पे भी आप दोगे, हो सकता है हाथ जल जाए, या आप किसी दोस्त को दे दो ज्यादा भरोसे वाला और वो वापस ना करे, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। लेकिन अब यहीं पे मैं कह रहा हूँ गुल्लक,
आपको पहले अपना माइंड स्ट्रांग करना है। मैं अपने एक फ्रेंड का एग्जांपल बताता हूँ, वो कहता है मैं पैसा जोड़ नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे अकाउंट में जैसे ही रहता है, कोई मेरे से मांगता है, कुछ बताता है तो मैं दे देता हूँ। मैंने कहा यहीं पे अब तुमको झूठ बोलना चालू करना है कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा रहते हुए भी तुमसे कोई उधार मांगे या कहीं पे किसी को, जो तुम, क्योंकि तुम्हारा अकाउंट इसी तरीके से खाली होता है, बिल्कुल। तो मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, तुम्हें मना करना पड़ेगा कि नहीं है, या तो बोलो कि हाँ है लेकिन किसी मेरे काम के लिए, तो वहां पे वो पीछे हो, वरना वो बंदा क्या करता है, वो दे देता है, उसका अकाउंट हमेशा जीरो है, कभी वो बचा ही नहीं पाता। तो मेंटली स्ट्रांग, अब देखो क्यों मैं कह रहा हूं इनको देने के लिए, क्योंकि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो उस जगह पे ऑप्शन ट्रेडर। तो अब आप या तो मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, गुल्लक या कोई और तरीका हो सकता है, मेरे को ना पता, वो आपको पता हो, आप उसमें जोड़ना चालू करो। अब जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, सहारा के केस में लोगों ने 500 रुपये पर डे की वो जो भी होती थी डाली, मेंटली स्ट्रांग होने के लिए डाली, लेके कोई और भाग गया। तो अब आप देखो, अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लोगे लाइफ की, कोई किसी और के हाथ में दोगे तो वो तो रिस्क तो आने वाले हैं और गलतियां होने वाली हैं। तो मेंटली तो अपने को स्ट्रांग बनाना। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, 2015 में ऐसा मेरे साथ हुआ था। उससे पहले 14 में मैंने एक बड़ा अमाउंट कमाया था, क्योंकि मैं निकाल नहीं पाया बाहर, तो मैंने वापस से मार्केट को दे दिया। मेरे को अब वो उस एक प्रॉब्लम से मेरे को ये पता था मैं मार्केट में जैसे ही प्रॉफिट को निकालना है, तो मैंने सेल किया, अकाउंट में लाया, अकाउंट में लाने में उसमें 2-3 दिन लगता था, तो मैंने लैपटॉप बंद किया, मम्मी को दिया, मैंने कहा मम्मी ये लैपटॉप अलमारी से 4 दिन तक बाहर मत निकालना। मतलब मेरा बस इतना सा था कि मेरे बैंक में पैसा पहुंच जाए। बैंक में पहुंचने के बाद में मैं उसका क्या करूंगा मेरे को पता था। SBI का क्लोज एंडेड फंड उस वक्त 1100 दिन का आया था, उसमें ट्रांसफर किया, 2.5 लाख का प्रॉफिट था, 2,20,000 ट्रांसफर किया। मैंने कहा 30,000 बचा है, 30,000 मेरे में दम है, तो मैं 30,000 का फिर बना लूंगा 2-2.5 लाख। तो वो और दम, ये बहुत बढ़िया टिप है। हाँ। ये टिप बहुत बढ़िया है। लेकिन अब अब मैं बता रहा हूँ, क्लोज एंडेड फंड्स आते हैं म्यूचुअल फंड के, अब वो लिक्विड है कि म्यूचुअल फंड है, इक्विटी वाले, उसमें आप कर सकते हो। आप एमफी की वेबसाइट को लगातार वॉच करो, वहाँ पे जो क्लोज एंडेड फंड आ रहा है उसमें आप लगा दो, ठीक है। क्योंकि आप SIP जो डाल रहे हो, बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूँ SIP जो डाल रहे हैं वो पैसा निकाल लेते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती तो SIP का फायदा क्या हुआ, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो क्लोज एंडेड में डालोगे, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने बहुत ट्राई मारा उस पैसे को निकालने के लिए, निकला ही नहीं। और वो 30,000 जो था ना, मार्केट में इतना उस वक्त वोलेटाइल था, आप अगर अगस्त 2015 का देखोगे तो वो मैं ट्रेड सही डायरेक्शन में किया, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रीमियम था कि वो जीरो हो गया, वो 30,000 बर्बाद हो गया। वहीं पे ये जो मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ, ये सब उसी टाइम पे डिस्कवर हुई कि पैसा भी गया और मेरे पास में कुछ है नहीं, तो रिसर्च चालू हो गई फिर से वापस। रिसर्च जैसे ही चालू हुई तो नए नए अंदर से इंसाइट आए निकल करके। तो ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आपके, देखो पैसा ना होना भी एक अच्छी बात है कि उस टाइम के लिए आप कुछ नया रिसर्च कर सकते हो। अब ऑप्शन ट्रेडर की बात पे वापस आते हैं। ऑप्शन ट्रेडर को ये तो डिटरमिन करना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा कि मैं पैसे का सही यूज़ कर सकता हूँ और मेरे से अच्छा कोई यूज़ नहीं कर सकता। आपको देश हित में यूज़ करना, आप देश हित में करो। आप गौरक्षा के लिए, गोदान के लिए करना चाहते हो, आप जाकर के कर दो। आपको लग रहा है कहीं पे खाना बांटा जा रहा है, डोनेट कार्ड का कितना ऐड आता रहता है, आप उधर कर दो आप, लेकिन उसका सही यूटिलाइज तो करो, आपको कम से कम पुण्य तो मिल जाए उस चीज़ का। वरना आप मार्केट को वापस दे रहे हो और वो पैसा लेकर के जा रहा है जो यहाँ पे पहले भी भुखमरी ला चुके हैं अंग्रेज वगैरह। यहाँ पे आप देखो जितनी भी भुखमरी आई या जितने भी ड्रॉट पड़े, वो एक्चुअल में ड्रॉट नहीं थे, यहाँ से वो पैसा लेके जा रहे थे, अनाज सारा लेके जा रहे थे, यहाँ के लोग भूखे मर रहे थे, लगान पे लगान जो आपने देखा होगा, यहाँ के लोगों ने ही पैदा किया वो अनाज और यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। तो एटलीस्ट हमारा देश का आदमी खा तो लेगा। आप ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर रहे हो, जो भी पर्सन लोग हैं यहाँ पे देख रहे हैं इसको, उन्हें कम से कम ये तो कर देना चाहिए कि कम से कम उनके दिल में सुकून रहे कि भैया मैंने पैसा बनाया तो मैंने 50,000 दिए दान में, तो वो यूटिलाइज हो गया। और फिर आप देखो दान करोगे तो वहां से कहीं और तरीके से भी आएगा, मतलब ये तो कर्म है, रिटर्न आएगा किसी ना किसी तरीके से। आपको लग रहा है कोई डॉग फाउंडेशन है, गाय का फाउंडेशन है, मैंने बहुत ऐड देखे हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं वृंदावन में मैंने देखा है, माताएं हैं जिनके लिए बहुत सारी सर्विसेज कर रहे हैं। अभी अयोध्या में मंदिर बन रहा था तो वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, टेंट वगैरह के लिए पैसे नहीं थे, तो वो सब चीज़ें जो है छोटी छोटी ऑप्शन ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी है। जाओ वहाँ पैसा लगाओ। आपको लग रहा है आप किसी को दोगे वो गड़बड़ वाला बंदा है, उसके पास गलत हाथ पड़ रहा है, आपको नहीं, मेरी सोच नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं उनको ऑप्शंस दे रहा हूँ। अच्छा, ऑप्शन ट्रेडर को ऑप्शंस दे रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडर को ऑप्शन कि भाई आपको देखो माइंड में वो स्ट्रेंथ पहले लानी, डेवलप करनी है। और ये स्ट्रेंथ कैसे आ सकती है वो उसका भी रास्ता बताता हूँ। इनडायरेक्ट है, फास्टिंग से आ सकती है। फास्टिंग मैंने खुद कई बार करी है, मैंने देखा है अरे यार शाम तक भूख इतनी भयंकर लगने लगती है, कई बार मैंने फास्ट तोड़ दिया। वहीं पे ही गड़बड़ छुपी हुई है और वहीं पे ही अच्छाई भी छुपी हुई है। अगर आप कर ले गए फास्ट तो वहाँ पे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। अगर आप कर ले गए, वही वो पास्ट की प्रैक्टिसेस हैं जो हमने अब छोड़ दी हैं। आप मेंटल प्रैक्टिस को बढ़ा करने के लिए, माइंड को मजबूत करने के लिए फास्टिंग कर सकते हो। एक बार फास्टिंग करनी चालू करी, चाहे एकादशी हो गई, चाहे पूर्णमासी हो गई, चाहे जो भी अमावस की होती है, जो भी, तो वो अगर करनी चालू करे एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और उससे बहुत, मैंने आपको देखा बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी आपने लोगों की पकड़ पकड़ के बताई, मैं एक कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे बताना चाहता हूँ, और ये वही लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडर को कमाने नहीं देना चाहते। मेरा एक फ्रेंड डीगो करके था, अर्जेंटीना का बना, और वो क्रिश्चियन था बाय द वे, और उसने एक चीज़ रिवील करी मेरे को।
कि उसने कहा कि पहले के बाइबल के वर्जन्स जो थे उसमें फास्टिंग के बारे में लिखा हुआ और वो जैसे एकादशी द्वादशी उसके बेसिस पे है। अब फास्टिंग उसमें दूसरे तरीके से आ गई है, डे के बेसिस पे, या फास्टिंग को इग्नोर ही कर दिया गया बाइबल से। तो अब ये मैं किसी के ऊपर वो इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, उस पर्सन ने पढ़ी है बाइबल, वो है क्रिश्चियन, उसने बताया। तो मतलब कि जो चीज़ आपकी वाइब्रेशन को रेज कर सकता है उस चीज़ को ही हटाया जा रहा है। अब ऑप्शन ट्रेडर कहेगा मुझे को टेक्निक बताओ, टेक्निक बताओ। मैं टेक्निक बता भी दिया तो भी कहाँ पैसा बना पाने वाले हैं, तो भी तो आपसे कोई ना कोई छीन लेगा ना, आपको फुसला करके निकाल लेगा पैसा। तो मैं रास्ते वो बता रहा हूँ जिनसे आपका पैसा किसी तरीके से तो सेफ हो जाए। आप कम से कम किसी को दान कर दो तो आपके अगले जन्म में काम आ जाए, या हो सकता है कहाँ से रिटर्न होकर के आ जाए, कम से कम वापस उसके पास, राक्षस के पास तो नहीं जाएगा जो आपको घुमाए पड़ा है। तो रुचिर भाई, अब मेरा ना एक फाइनल क्वेश्चन है आपसे। मुझे एक चीज़ बताइए, हम साइकिल्स की जब बात कर रहे थे आपने स्टॉक्स के बारे में भरपूर बात करी, अब ऑप्शंस की भी हमने बात कर ली। अब ऑप्शंस की बात करें और हम दो मोहताज को छोड़ दें, निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में पहला साइकिल्स काम करते हैं? अगर करते हैं तो कुछ अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन है तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर। निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी काम करते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि अपना मार्च से भाग जाती है मार्केट, तो आप देखना, चेक करना जाके, लमसम 24 मार्च के आसपास आपको दिखेगा कि निफ्टी के में भागती हुई दिखेंगी साइकिल्स। 24 मार्च के बाद से 24 मार्च से आपको भागती हुई इन जनरल निफ्टी दिखेगी। 2020 इवन का तो मेरे कोरोना को का भी, ध्यान है। इवन जी, जी, कोरोना जी। का भी बॉटम जो वहीं पर ही कहीं हाँ, बना था और बिल्कुल, वहां से बिल्कुल, भागी है। बिल्कुल। आप इवन ये जितने भी टाइम्स हैं आपको हो सकता है बॉटम ना दिखे लेकिन मार्केट भागती हुई दिखेगी। जी, तो वो एक जेनरिक हमारे लिए अच्छा वाओ। अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ठीक है। एक मैं आपको और बताऊंगा कि जहाँ पे लोग मिस कर जाते हैं बच्चों की फीस और उस चक्कर में, उसका भी एक तरीका बताऊंगा कि वो कैसे हम इन्वेस्ट करके बड़ी अपॉर्चुनिटी पकड़ सकते हैं। मैं साइकिल्स बताता हूँ आपको, निफ्टी साइकिल्स एंड बताओ। बैंक निफ्टी की। जी, बैंक निफ्टी की एक साइकिल बताता हूँ। जी। 20th ऑफ मार्च से स्टार्ट होती है, अप्रैल के एंड तक जाती है, और इसमें 3.9% मिल सकता है 10 में बैंक से निफ्टी में? 8 टाइम्स। बैंक निफ्टी हाँ इंडेक्स पे? हाँ, इंडेक्स पे वाओ। लमसम 20th ऑफ मार्च से लेकर के लमसम अप्रैल एंड तक जा सकती है। मेजरली 20 अप्रैल तक जाएगी, बट अप्रैल के एंड तक आप मान लो, उस तक आपको 3.9% मिल सकता है, 80%, मतलब कि 8/10, 10 में से 8 बार चला है। अगर आप थोड़ा बड़ा टारगेट चाहते हो तो 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स बड़ा टारगेट है 6.5% का। अब इंडेक्सेस में ये 6.5 बड़ा है, छोटा नहीं है, और ऑप्शन में बहुत अगर बड़ा है। देखें तो बड़ा है। अब यही प्रॉब्लम है लोगों से, ऑप्शन ट्रेडरों से पूछना चाहता हूँ कि ये मिलने के बाद भी क्या आप उस पैसे को संभाल के रखोगे, ये प्रॉब्लम है। मम्मी को दे दिया तो रख लोगे? मम्मी के बारे में सोचो, सच में, मतलब थोड़ा सा बड़ा गोल, ट्रेडिंग को भी बड़ा करना है, लेकिन घर में भी पैसा यूटिलाइज हो, घर भी बिल्कुल, दिखना चाहिए कि बिल्कुल, घर में भी बिल्कुल। बेटरमेंट आया। बिल्कुल। बैंक निफ्टी में एक साइकिल और बताता हूँ, ये गिरने का साइकिल है। अच्छा। ये 1 जनवरी से लेकर के लमसम जनवरी में ही ख़त्म हो जाता है, और ये 2.3% गिरता है इन जनरल, 8 टाइम्स आउट ऑफ 10। ओके। ठीक है, और उससे बड़ा ये कौन सा टारगेट है, मंथ आप बता रहे हो? ये जनवरी में, जनवरी। जनवरी 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और 3.1% है चांस है 70%, मतलब 7 बार चला है 10 में से। और रीसेंट वाले बता देता हूँ, रीसेंट वाले 8 और 9% गिरे। एक बार फेलियर आया था 2022 में, और उसके बाद में 5.5% और लमसम 6% गिरा था 2021 और 20 में भी। 20 तो वैसे भी कोरोना वाला जी, क्रैश जी, वाला जी, टाइम, जी, जी, मगर जी। वो शायद फरवरी के बाद से फेब चालू के हुआ बाद था। से हुआ था। बट जी। ये शायद बैंक निफ्टी पहले से गिर रही थी शायद, मेरे को कुछ तो जितना। हाँ, पहले से इफेक्ट आ गया था। बैंक निफ्टी में एक और साइकिल है, 15th में से है, और ये हमारी जून तक जाती है, जून एंड तक जाती है। बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 3.5% की है, 8 आउट ऑफ 10, मतलब Which is still good. 80%। 8 out of 10 is still good. नहीं, मगर परसेंटेज थोड़ा मेरे को छोटा लग रहा है, 3.5 हो अच्छा, हाँ, सकता है। 3.5, हाँ, ठीक है। मतलब अगर बैंक निफ्टी इस वक्त 40,000 की 50,000 जितनी भी हो गई, 4.4% टारगेट है। अगर हम एक देखें 13 अगस्त से लेकर के लमसम सितंबर तक जाती है, अच्छा। सितंबर के मिड तक। तो ये आपकी 4.4%, 90% ऑफ द टाइम्स इसने ऐसा किया है। फिर 14 जून से एक जुलाई मिड तक चलती है, वो हमारी 3.7 दे सकती है परसेंट, 7 आउट ऑफ ये 10 बैंक निफ्टी टाइम्स। का बता रहे हैं आप? सब बैंक निफ्टी ठीक है। अभी तक जितना बताया, तो 70% चांस है, मतलब 7 आउट ऑफ 10। ओके। वाओ, बैंक निफ्टी की काफ़ी साइकिल्स हैं। ऐसे तो रुचि जी शायद फिन निफ्टी के भी बाद में निकाल सकते हैं अगर लोग। हिस्टोरिकल डेटा अच्छा आ जाए तो। हिस्टोरिकल डेटा जिसके भी रहे हम निकाल सकते हैं। निफ्टी की भी बता देता हूँ एक और, निफ्टी की अभी तक शायद नहीं बताई एक भी। हाँ, निफ्टी के बता दीजिए। निफ्टी की एक साइकिल है 25 अगस्त से, 25 अगस्त से लमसम सितंबर के मिड तक है, एंड परसेंटेज इज 3.4। ओके, 80% चांस है, मतलब 8/10। अब देखिए जितनी भी साइकिल फिर से मैं बोलूंगा, चेक करें सब जा करके, और फिर उसके और बेसिस वो तो पे। एक जन तो होमवर्क करेगा ही, जिसको हम अगले उसमें मेंशन भी करेंगे। अब इसमें मैं एक वो चीज़ जो बताना चाहता हूँ जो मिडिल क्लास मिस कर जाता है हर एक रैली में, एजुकेशन और उन सब में।
अब SIP भी शायद बहुत सारे लोग डाल रहे होंगे, लेकिन मैं रास्ता बता रहा हूँ। SIP तो आपकी किसी भी प्राइस पे जा रही है, मैं वो रास्ता बताने जा रहा हूँ जहाँ पे कि कुछ बड़ा कर सकते हैं। वो बड़ा करने का तरीका देखिए, ट्रेन मिस हो गई कोई बात नहीं, मैं फ्लाइट पकड़ने का तरीका बता दे रहा हूँ। क्या तरीका है कि जैसे मैंने पास्ट में बताया था, 3rd ईयर ऑफ द डिकेड से लेके 7th 8th ईयर ऑफ द डिकेड बिल्कुल। तक निफ्टी, बैंक निफ्टी, अपना सेंसेक्स भागता है। ये यूएस की मार्केट का भी मैंने एनालिसिस बताया था कि 100 साल का भी मैंने एनालिसिस किया, एक बार केवल फेलियर आया था 70s में। तो ये जो 3rd ईयर ऑफ द डिकेड से लेके 7th और 8th तक का है पीरियड, मैं तो बड़ा खुश था कि अरे भाई ये तो पूरा बुलिश है और सब कुछ। बीच में अभी केस आया था जॉर्ज सोरोस वाला, मैं बड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा यार हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपना पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं लाइव क्लासेस कर रहा हूँ सब तरीके से पैसा बचाने की, और ये एक अफवाह उड़ा करके सोच रहा मार्केट गिरा दे। अदानी बड़ा स्टॉक है और उस पर नाटक करने चालू, सेबी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए, मतलब रेगुलेटर के ऊपर इल्ज़ाम लगाए दे रहे हैं। तो वहाँ पर मेरा दिमाग पगला गया। मैंने कहा अब इसकी ऐसी की तैसी करूँगा। अब मैं छोटा सा हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता मेरे को लगता है, मगर मैंने कुछ किया। क्या किया? मैंने कहा ये 3rd से लेकर के 7th या 8th ईयर जो है इसके अंदर भी करेक्शन आते हैं, ऐसा नहीं है। वो करेक्शन कितने बड़े बड़े आते हैं वो नापते हैं, तो पता चल जाएगा अपने को। तो देखा जाके 4 तरीके के करेक्शन आते हैं, 4 करेक्शन इस जोन में आते हैं जो होते हैं। करेक्शन 2 तरीके करेक्शन हो गए, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है। छोटे करेक्शंस जो होते हैं वो 12 से 15% के बीच में होते हैं, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और एक बड़ा करेक्शन 33% के आसपास आता है। ठीक है। अब ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। कैसे? अगर मेरे को एक करेक्शन दिख गया 12% वाला, तो मैं म्यूचुअल फंड में सीधी बड़ी SIP 1 लाख की तो डाल दूंगा। ठीक। अगर वो मेरे को बढ़ता हुआ दिखा 17-18% की तरफ, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं एक बार 1 लाख डाल चुका हूँ, वो 20% हुआ मैं कुछ नहीं करूंगा, 25 हुआ कुछ नहीं करूंगा, 33 पे पहुंचते ही, 30 के ऊपर पहुंचते ही मतलब मैं वहां पे 2 लाख की 4 लाख डालूंगा। मतलब जितना वहां किया था उससे 4 गुना करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है इस ड्यूरेशन में एक वही आने वाला है, वहां पे मैं तगड़ा करूंगा। उसके बाद में फिर 12-15 वाले जो आएंगे उनमें 1-1 लाख फिर से डालूंगा। मतलब इस तरीके से मैंने 3 लाख डाला उधर और 4 लाख डाला इधर, मतलब 7 लाख मैं इस तरीके से डालूंगा अगले इस जोन में। SIP जो जा रही है वो अलग। तो ये हमारी जो बस मिस हुई थी या ट्रेन मिस हुई थी फ्लाइट पकड़ने का सीधा तरीका मैंने बता दिया कि आपसे भले उन्होंने इस तरीके से पैसा निकलवा लिया, आपके स्टॉक्स तोड़वा दिए, आपसे बिचवा दिए गलत रेट पे। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ अपनी पूरी मार्केट को, हमारी भारत की बाजार में जितना पोटेंशियल आगे के कई सालों के लिए, वो आने वाली अपॉर्चुनिटी कभी मिलने वाली नहीं है। और अगर इस अपॉर्चुनिटी के टाइम पे किसी ने आपसे स्टॉक्स बिकवा दिए, मान लो कि 100 रुपये का स्टॉक है, 70 रुपये में आपने आपसे बिकवा दिया, 30% का नुकसान हो गया। या आपसे 100 में आपने खरीदा तो आपने 100 में ही बेच दिया, 30% का नुकसान आपने बचा लिया। लेकिन वो स्टॉक जब 400 होने वाला है तो एक्चुअल में आपका 400% का नुकसान होने वाला है। ये 30% को बचा के कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए अपनी भारत की बाजार पे पूरा भरोसा रखें। पूरी दुनिया में 8% का 7% का GDP कहीं नहीं है, यहाँ पे है, और सबकी नज़र यहाँ पे। और ये जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जितना भी हिंडनबर्ग और सब अफवाह उड़ा के नाटक कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि सस्ते में मिल जाए इनको स्टॉक। मिल नहीं रहे, ऑलरेडी भाग चुकी है मार्केट। अब ये अपने हाथ मल रहे हैं, इन्हें चाहिए कि सस्ते में मिल जाए किसी तरीके से। तो वो एक प्रॉब्लम इनकी, जो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचने वाली कहानी है, वो इनके साथ हो रही है। और हमारा जो रिटेल ट्रेडर है वो मासूम है, उसे पता नहीं है। अब उसका मुहिम आपको, मेरे को, हम जैसे जितने भी लोग सिखाने वाले हमको लेना पड़ेगा, ताकि हमारे इन्वेस्टर का नुकसान ना हो। वाह वाह। तो रुजय भाई, ये पॉडकास्ट के एंड में जो आपने एक मैसेज दिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको ये मुहिम चलानी पड़ेगी और सबको सेव करना पड़ेगा। आई एम प्रीटी श्योर कि आपने जो स्टार्टिंग में एक वादा किया था कि 100x वैल्यू देके जाओगे, मेरे को लग रहा है 200x तक आपने दे दिया है। एंड कोशिश ये रहेगी, क्योंकि पार्ट 3 होगा इसके बाद, जब भी लोगों के टारगेट्स पूरे कर लिए तो 300% की कोशिश अपन करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पर वापस आए, धन्यवाद। मिल के बड़ा अच्छा लगा। एंड गाइस, आपको कुछ भी पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना हो सके अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपको बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक।